नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी 29 न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ उमेश पाल। मैं आ पहुंचा हूं नंदकिशोर गुर्जर, लोनी विधानसभा से जो विधायक सिटिंग एमएलए रहे हैं और जिनको बीजेपी ने फिर से अपना विश्वास जताया है, उनके पैतृक गांव में। गिनौली इनका पैतृक गांव है जिसमें हम बैठे हुए हैं। इस समय हमारे साथ नंदकिशोर गुर्जर जी मौजूद हैं और मैं जानना चाहूँगा कि आखिरकार लोनी की 5 साल में तस्वीर बदली या नहीं बदली। नंदकिशोर गुर्जर ने क्या क्या काम कराए हैं और क्या क्या काम उनके से छूट गए हैं, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। पहले तो भाई साहब आपका बहुत बहुत स्वागत है टीवी 29 न्यूज़ में। जी थैंक यू। और सुदर्शन न्यूज़ में भी थैंक यू बॉस। आप बताएं कि ये आपका पैतृक गांव है। आपके पैतृक गांव में आपके विधायक बनने से पहले कौन सी मेजर प्रॉब्लम थी जिसको आपने सबसे पहले सॉल्व किया? देखिए, गांव का विषय नहीं है, पूरे लोनी के अंदर लोनी नरक था। लोनी के अंदर लोग किसी भी बॉर्डर से आ नहीं सकते थे। दिल्ली का बॉर्डर होने के बावजूद ये दुर्भाग्य था कि देश की आज़ादी के जिस टाइम में विधायक बना 70 साल होने के बाद कहीं भी एक सड़क नहीं थी, गहरे गहरे गड्ढे थे, शादियाँ बंद हो चुकी थी, कोई आना नहीं चाहता था और जो रोज़गार के लिए जाते थे उन्होंने लोनी को छोड़ दिया था, वो दिल्ली में किराए पर रहने लगे थे। ये चुनौती के रूप में हमने इसको लिया। लोनी की पहचान थी, यहाँ बिजली नहीं आती थी, सड़कें नहीं थी, शिक्षा के नाम पे एक 12वीं का सरकारी स्कूल नहीं था, चिकित्सा के नाम पे कोई हॉस्पिटल नहीं था और पानी के नाम पे कोई व्यवस्था नहीं थी। ये पूरी तरह डैमेज था। लोनी की पहचान क्राइम कैपिटल के रूप में थी। जिला गाजियाबाद जैसी मूवी लोनी के ऊपर बनी। ये दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति थी अपराध के ऊपर। यहाँ लोनी में मर्डर, डकैती, अपहरण, हड्डी मील, गाय काटने वाले, बलात्कार करने वालों का पूरा साम्राज्य था। कोई बोलता नहीं था। एक दिन में 6-6 व्यापारियों के मर्डर मैंने देखे हैं। अपहरण और फिरौती यहाँ होती थी। इस सबको लगाम लगाना सबसे बड़ी चुनौती थी। मेरे गांव की आप बात कर रहे हैं तो जैसे गांव से आप आए हैं, बाहर से यहाँ अंदर मेरे घर तक नहीं आ सकते थे आप, इतने गहरे गड्ढे थे यहाँ, चारों तरफ हालत ख़राब थे। आज पूरे गांव के अंदर आप किधर से भी निकल जाएं, पूरा गांव शानदार है, अंदर से बाहर तक। तालाब का सफाई करा करके यहाँ पानी भर के घरों में आ जाता था, नाला बनवा करके उसको बाहर ले जा करके एक बड़ी निधि उसमें खर्च करके उसको ठीक कराया है। ये तो गाँव का है। लाइट शानदार हुई है और इसके साथ साथ जो लोनी के अंदर 10 नए बिजली घर हमने बनवाए हैं, जिसके कारण लोनी में 20 से लेकर के देहात में 20 घंटे और जो अपना नगर है 22 घंटे और 24 घंटे तक बिजली कई कॉलोनियों में आती है। 10 नए बिजली घर बनने के बाद लगभग 250 नए ट्रांसफार्मर और लगभग 350 ट्रांसफार्मर की क्षमता बढ़वाई, तार खंभे लगवाए। ये बिजली के क्षेत्र में रिकॉर्ड काम हुआ, जिसके कारण जो 4-5 घंटे बिजली आती थी, ट्रांसफार्मर फूकता था तो महीनों तक बदलता नहीं था। ये सब चीज़ें बीते ज़माने की बात हुई। आज बिजली को लेकर के किसी को कोई समस्या नहीं है और मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का आभारी हूँ कि उन्होंने बिजली के रेट आधे करने का जो ऐलान जो हुआ है सरकार का, उससे लोगों में खुशी की एक बहुत बड़ी उम्मीद, राहत भी है। इसके साथ साथ शिक्षा के मामले में लोनी जीरो थी। 2 12वीं के स्कूल इंटरमीडिएट हमने कंप्लीट करा दिए हैं, एक देहात में और एक नगर में। डिग्री कॉलेज बेटियों के लिए बहुत तेज़ी के साथ बन रहा है, काफ़ी काम उसमें हो चुका है। एक हमने बेटों और बेटियों के लिए कोएड उसको करा करके पास करा के लाए, डिग्री कॉलेज जो चालू हो चुका है। ITI हमारी कंप्लीट है, पद सर्जन का काम लगभग पूरा हो गया है। इसी तरह से हमारी प्राइमरी जो स्कूल है उनकी हालात ख़राब थी। सबसे बड़ी बात यह थी कि केवल एक डिग्री कॉलेज के लिए हम लोग आंदोलन करते थे यहाँ। आज लोनी के अंदर एजुकेशन के नाम पर सब कुछ है। केंद्रीय विद्यालय हमारा पास हो चुका है। मेडिकल कॉलेज मीरपुर गाँव में हम लोगों ने उसके लिए प्रस्ताव दिया हुआ है। 11 नई गौशालाएँ बनवाई हैं। सड़कों का हमने जाल बिछवाया पूरी लोनी के अंदर। ये जो आपने देखा है भोपरा से जो आए हैं आप, ये 3-3, 4-4 फुट के गड्ढे हुआ करते थे। डिवाइडर और लाइट लगवा करके शानदार रोड बनवाए, पुस्ता रोड, दिल्ला सहारनपुर रोड, अंदर की तमाम सड़कें। और विधायक निधि से भी और विधायक निधि के अलग लगातार हर डिपार्टमेंट से, हर विभाग से हमने संघर्ष करके लोनी के लिए फंड लेके आए। चिकित्सा के मामले में लोनी जीरो थी। एक छोटा सा CHC हॉस्पिटल था, उसमें सुअर घूमते थे, भैंस घूमती थी, उसको चारों तरफ बाउंड्री कराई है अपनी निधि से, उसमें काम कराया और ऑक्सीजन प्लांट चालू करा दिया है। आज 100 बेड का शानदार हॉस्पिटल बन के तैयार है, मतलब बनेगा नहीं, बन के तैयार है। तो चिकित्सा के मामले में हर वार्ड में डिस्पेंसरी खुलवाई है। आज लोनी में चिकित्सा के मामले में क्रांति आई है, जिसका परिणाम ये हुआ कि लोनी में दोनों वेव जो कोरोना की थी उनका कोई प्रभाव नहीं हुआ, जिसको लेकर के हमारा बयान आप लोगों ने खूब दिखाया था। तो ये बिजली, सड़क, पानी, शिक्षा, चिकित्सा हर क्षेत्र में शानदार सुधार हुआ है। और जहाँ तक जल निकासी सबसे बड़ी समस्या थी, उसके लिए 5 बड़े नाले हमने PWD से बनवाए और
50 लाख रुपए जीडीए ने दे दिए। पूरी जल निकासी का डीपीआर तैयार है। आने वाले 6 से 7 महीने में लौनी की जो सबसे बड़ी समस्या जल निकासी है उससे एकदम निराकरण मिल जाएगा। आज लौनी एक खूबसूरत शहर के रूप में सबके सामने है, इसलिए लौनी में लगभग 6100 करोड़ का काम हुआ है। ये अपने आप में रिकॉर्ड है। विधायक जी, अगर बात करें तो आपने स्वास्थ्य, शिक्षा, सभी लगभग सभी एरिया में आपने काम किया। आपने बताया कि ये काम किया है। क्या मानते हैं कि लौनी की जनता आपसे पूर्ण रूप से खुश है? देखिए, लौनी की जनता हमसे कभी नाराज थी भी नहीं। हमने अपने आप को विधायक नहीं समझा कभी। जितनी मेरी क्षमता थी, दिल्ली से लेकर लखनऊ तक दिन रात संघर्ष किया। हर विभाग से उनके लिए फंड लेके आए, और जो भी चाहे कानून व्यवस्था की बात हो या विकास की बात हो, हर मुद्दे पे हमने मुखरता के साथ अपनी बात को रखा, उसको हल कराया। इसलिए जिस तरह का जो सर्वे रिपोर्ट आई है उसमें जिस तरह एक तरफा सर्वे हमारा और पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व के द्वारा और प्रदेश के द्वारा जो मुझ पर विश्वास व्यक्त किया गया, उस सर्वे का और जनता की जो आवाज़ है, हमारे यहाँ टिकट थोपा नहीं जाता है। भारतीय जनता पार्टी में उस कार्यकर्ता को टिकट दिया जाता है जो कार्यकर्ता लोगों की सेवा करता है, जिसकी लोकप्रियता है। उस पैमाने पे हम लोग खरे उतरे हैं। कोई दल का दूसरे दल का नेता भी हमारे सामने नहीं ठहरा, तो इसलिए पार्टी ने टिकट दिया है। तो लोग मुझसे नाराज तो नहीं है, और कोई नाराज भी है उसको मनाएंगे। मैं बता रहा हूँ आपको, एक तबका ऐसा है जो 5 साल से और धरने पे बैठे हुए हैं, जो किसान। कल मैं उनके पास गया था और उनसे मैंने बात की है, तो उनके अंदर आपके प्रति नाराजगी जाहिर हुई है। ऐसा क्यों नहीं? आप उनके 5 साल में बताया गया कि आप उनके पास गए नहीं, उनका दुख दर्द जानने के लिए किसानों के पास। मंडोला गांव में जो बैठे हुए हैं किसान, क्या कारण है? उनके पास आप मिले नहीं, या मिलना नहीं चाहते, या कोई समन्वय बना नहीं, या आप जाएंगे? ये जो बात आप कह रहे हैं, किसानों के बीच में नहीं गया मैं। तो जब निकलता हूँ तो वहाँ बैठ के आता हूँ। अगर किसान इस बात को कहते हैं तो किसान तो झूठ बोलता नहीं है। कोई किसान उनके बीच में नहीं, कोई मजदूर होगा इस तरह का जो बाहर से आया होगा, बांग्लादेशी। नीरज त्यागी, महेंद्र त्यागी, टीटू त्यागी, मैं कई लोगों से कल मिला हूँ। बाकायदा एसडीएम साहब भी वहाँ मौजूद थे और एसएचओ साहब से कई आला अधिकारी थे। उन्होंने इस बात को रखा कि नंदकिशोर गुर्जर 5 साल में हमारे हालचाल जानने के लिए नहीं आए, और लिहाजा हम उनसे नाराज हैं। किस तरह से मनाएंगे? अगर मैं नहीं गया तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। अगर मैं 1 दर्जन बार नहीं गया, मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी से 3 बार टाइम तय कराया। माननीय मुख्यमंत्री जी ने समय दिया किसानों से मिलने के लिए, किसान गए नहीं। कुछ लोग, केवल 2-4 लोग, पूरा मंडौला गांव इस बात को चाहता है कि उसका समस्या का समाधान हो, लेकिन 2-3 लोगों ने मुझसे अलग से कहा कि हमें राजनीति करनी है। तो जिन्होंने तय कर लिया, सोते हुए को कोई जगा सकता है, लेकिन कोई आंख भर के दर्द मार के पड़ा है फ्री में, उसको कोई जगाएगा? 3 मीटिंग कराई, पूछ लो जाके, और मैं दर्जनों बार गया नहीं गया। मैं किसान, मेरे लिए मंडौला गाँव जो है उसके लिए मेरी जान हाजिर है। उन्होंने मुझे बनाया है, लेकिन वो मेरे साथ गए नहीं। एक बार जाते मुझे दोषी तो ठहराते। माननीय मुख्यमंत्री जी को ये तो कहते कि उन्होंने हमारी समस्या का हल नहीं किया, वो वार्ता ही नहीं करना चाहते और धरने बैठे, तो इसका क्या मतलब है? मैं फिर कह रहा हूँ, आप हमारी बात कराइए, माननीय मुख्यमंत्री से टाइम तय कराते हैं, उनका जो भी समस्या है उसका निराकरण होगा। 6 बात उनकी है, 6 में से 5 का हल करा दिया हमने, 1 बची है, उस पर बात ही नहीं कर रहे हैं। वो तो यही करा दिया। एक मेजर प्रॉब्लम उनकी है क्या किसानों की? आखिरकार सारे किसान अपने घर चले गए, लेकिन मंडोला गांव के किसान अपने घर क्यों नहीं गए? मैं फिर वही कह रहा हूँ ना, जब हमने 3-3 मीटिंगें तय करा दी, उसके बावजूद भी अगर वो बात नहीं करने को तैयार है, उसका क्या रास्ता है? अब उस चीज़ को मैं नहीं कहूँगा। जो 2-3 लोग जो कहाँ से गुमराह किए जा रहे हैं, पूरा गांव हमारे साथ है भाजपा के, और पूरे गांव को पता है कि भाजपा ही हल निकालती है, भाजपा ही हल निकालेगी। पिछली बार भी जनरल साहब के चुनाव में एक तरफा वोट दिया, और ये कहना कि मैं नहीं गया, मैं तो मंडौला में सुख दुख में सब में जाता हूँ, मेरा अपना गाँव है। अच्छा, नंदकिशोर गुर्जर की इस बार टक्कर किससे होने वाली है? देखिए, यहाँ टक्कर के लिए कोई लड़ नहीं रहा है। यहाँ केवल 2nd नंबर मेरा आ जाए इसलिए लड़ रहे हैं, लेकिन मेरा ये पता है मुझे 2nd नंबर आएगा तो बसपा का आएगा यहाँ, क्योंकि बसपा का यहाँ समीकरण इस तरह का है। मनोहर मैया को कैसे आंकते हैं? अब वो तो आपको ही पता कैसे आंकते हो आप। पिछली बार जमानत जब्त हुई, अब अपराधियों को, माफियाओं को जनता ने नकार दिया है। कई बार उनको आजमा चुके, 4-4 बार। एक सड़क बता दें, अगर उन्होंने अपने कार्यकाल में कहीं 6 करोड़ का काम किया हो तो हम राजनीति छोड़ दें। हमने तो 6100 करोड़ का काम किया है, डंके की चोट पे कह रहे हैं। कुछ भी नहीं था, सारा काम हमने लौनी के अंदर हर चीज़ कराई है, तो वो कोई विषय नहीं है। और वो लोग मुश्किल से 5-4 हज़ार वोट काट करके कहीं ना कहीं मेरा थोड़ा बहुत नुकसान करेंगे, जिसके कारण बसपा 2nd नंबर पर आ सकती है। तो आपकी टक्कर माना जाए कि आपकी टक्कर जो है बसपा से होने, अखिल चौधरी से होने वाली है? नहीं, टक्कर तो है ही नहीं। टक्कर क्या होगी? अखिल चौधरी ने लोगों के लिए काम थोड़ी किया है। बताइए, अखिल चौधरी नया आदमी है, मैं तो हर व्यक्ति के घर घर में हूँ। भाई, मेरे विकास के मामले में कोई मुझे नहीं कह सकता नहीं किया, लोगों से मिलने के मामले में नहीं कह सकता, व्यवहार पे, सम्मान पे नहीं कह सकता,
लेकिन कोई व्यक्ति किसी विचार के कारण, जिसकी विचारधारा किसी आतंकवादी से प्रेरित हो, तो वो तो मेरे खिलाफ हो सकता है। जहाँ तक जनता का सवाल है, जनता लगातार कह रही है कि नंदकिशोर गुर्जर के लिए एक मुसीबत वो भी है जो पार्टी के ही लोग उनकी मुसीबत बने हुए हैं। मनोज धामा की अगर बात करें तो वो किस तरह का मुद्दा है, क्या उससे आपको कोई नुकसान होने वाला है? नहीं, उनको क्या हो गया, हमें तो सब लोग, हमारे पार्टी के लोग हमारे साथ हैं, एक है, किसी को कोई हमसे दिक्कत ही नहीं है। जितने भी टिकट मांगे अभी जो मैदान में थे, हमारे जितने भी साथी पार्टी के संगठन के लोग, वो सारे के सारे हमें बधाई दे के चले गए, तो इसमें कौन सी बात है। और वो भी हैं तो उनका भी हम सम्मान करते हैं, लेकिन हमें तो ये पता ही नहीं चला कि वो हमारा विरोध कौन कर रहा है। आपको किसी ने अगर बताया है तो आप बताओ, उसको जाके मनाएंगे हम। अगर बात करें, अखिलेश जी कह रहे हैं अब की बार उनकी जो है सीटें और सरकार के पूर्ण बहुमत में कह रहे हैं कि हम सरकार लाएंगे। उन्हें छोटे दलों को जोड़ा है, उन्हें छोटे दलों के जितने भी नेता हैं उनको जोड़ा है, उनको सबको टिकट देने की कोशिश की है। क्या मानते हैं, अखिलेश का ये वहम है या कुछ सच्चाई है? देखिए, अखिलेश जी के ऊपर शनि का प्रकोप है, आप चेक करा लो। शनि की ग्रह उनके ऊपर है, और पिछली बार जब उन्होंने आतंकवादियों को रिहा करने का कहा था ना, जिस टाइम कहा था, उस टाइम 48 सीट रहेगी उनकी। उन्हें लग रहा था मेरी बहुत सीट आएंगी। अब जो है शनि जो और प्रचंड जो है, क्योंकि देखिए शनि महाराज कभी जिन्ना को पसंद नहीं कर सकते। शनि न्याय के देवता हैं, जो हिंदुओं को कटवाते हों, जो शनि के मंदिर जिन्होंने तोड़वाए हों, तो इनका सर्वनाश तय है। आप जिन्होंने कार सेवकों को गोली चलवाई या जिन्होंने राम मंदिर का विरोध किया, आज वही राम मंदिर की मूर्ति के आगे नतमस्तक हो रहे हैं और वो कह रहे हैं हिंदुत्व का सारा श्रेय हमें जाता है। ऐसा क्यों? नहीं, किसको जाता है? कौन हो रहा है नतमस्तक? भाई अखिलेश जी। तो अखिलेश जी से फिर कहो, जगह जाके राम मंदिर के फिर अखिलेश जी से कहो ना, गलती मान के भाजपा में शामिल हो जाए। भाई ये गलती मान ले पूरे देश से कि मेरे मुंह से मेरे ऊपर ग्रह थी और मैं हनुमान जी का भक्त हूँ और भगवान राम की शरण में आ रहा हूँ। हम बता रहे हैं, अगर इन्होंने नहीं किया ना ऐसा, अगर ये सब गलती मान करके, ठीक है, हमारे यहाँ क्षमा करने का अभी मकर संक्रांति गई है, तो ये काम तो उन्हें 14 तारीख में करना चाहिए था। जो भी गलती अपनी 14 तारीख को मान लेता है, उसको हमारे यहाँ सनातन धर्म में माफ़ कर देते हैं, तो उन्हें मान लेना चाहिए। लेकिन एक सप्ताह तक ऐसा मानते हैं कि वो जो है कोई भी त्यौहार हो उसका असर रहता है। तो आप बात करके उनसे माफ़ी मंगवा दो, वो माफ़ी मांग करके भाजपा में शामिल हो जाए कि हमसे पाप हुआ, हम जिन्ना के भक्त नहीं हैं, हम बजरंगबली के भक्त हैं। ठीक हो जाएगा सारा। भाजपा के साथ खड़े हो जाएं, सबको लोगों को खड़े करें कि हमें उत्तर प्रदेश को नंबर 1 बनाना है, गरीबी मिटानी है और भारत को विश्वगुरु बनाना है, तो देश के लिए एक हो जाए, तो कहीं ना कहीं से एक आध सीट लड़ा देंगे उन्हें भी। अखिलेश का जिस तरह से कहना है कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी सरकार ने किसी तरह से कोई रोजगार की व्यवस्था नहीं की है, युवा अभी भी बेरोजगार है, क्या मानते हैं? अच्छा, उन्होंने की थी व्यवस्था, आप बताइए, पूरा प्रदेश नहीं जानता? इटावा मैनपुरी के लगेंगे, और वो भी कौन? उन्होंने तो सारे युवा बिजी कर दिए थे लैपटॉप बांट के। नहीं, हम बता रहे हैं ना, लैपटॉप किसको बांट दिए? भाई युवाओं को लैपटॉप देके और वो बिजी कर दिया। किसी को नहीं बांटा, ये सारे खड़े ने मिला, किसी को युवा खड़े कोई नहीं मिला, कहीं सब लेके चोरी करके या टोटी चोरी की है। आप देखो, पूरे इटावा में मंडी लगती थी, पूरा प्रदेश का नौजवान जानता है, 5-5 लाख रुपए, 10-10 लाख रुपए पुलिस की नौकरी के लिए। दुर्भाग्य था, आज पूरे प्रदेश के नौजवानों को बिना एक नया पैसा दिए, गरीब का व्यक्ति भी अगर कहीं उसके अंदर क्षमता है, क्वालिफाइड है, उसको नौकरी मिली है 10 पैसा दिए बिना। ये उत्तर प्रदेश योगी जी की सरकार है। युवाओं को लगभग 5 लाख नौकरियां तो मिली सरकारी, और जो आउटसोर्सिंग पर रखे गए और जिनको रोजगार के लिए जो लगातार माननीय प्रधानमंत्री जी की जो योजना चल रही है, ऐसे करोड़ों रोजगारों को स्वरोजगार से जोड़ने का काम किया है सरकार ने। कोरोना के बावजूद बिजली के बिल आधा करना, किसानों को लगातार सम्मान निधि देना, सबके लिए रसोई चला करके एक एक व्यक्ति का ख्याल रखना, फ्री में वैक्सीन बांटना, ये कोई संभव था क्या? मकान जो हमने दिए हैं, करोड़ों मकान, केवल लौनी में 6000 मकान बने। मेरी लौनी के भी और जो मेरे प्रदेश के और देश के जो देख रहे हैं कि आप लोग सब समझदार हैं। सोशल मीडिया ऐसा प्लेटफॉर्म है और मीडिया के द्वारा और समाचार पत्रों के द्वारा एक एक बात को, आजकल लोकतंत्र बहुत ज़्यादा एकदम मजबूत हुआ है, लोग जागरूक हुए हैं। देश के अंदर जो माननीय मोदी जी ने किया है, देश का नक्शा बदलने का जो काम किया है, बॉर्डर से लेकर के इंटरनल सिक्योरिटी से लेकर के जो डेवलपमेंट का, जो गरीबों के लिए रोजगार का, इसी तरह जो उत्तर प्रदेश में माननीय योगी जी ने किया है, ये अभूतपूर्व है। अगर कोरोना नहीं आता तो भारत आज विश्वगुरु होता, और बहुत जल्दी भारत विश्वगुरु होगा, और वो केवल भारतीय जनता पार्टी बना सकती है। एक भी भ्रष्टाचार का नहीं होना, केंद्र से लेकर प्रदेश तक। जिन सरकारों में लगातार लाखों करोड़ के घोटाले हुए,
ये केवल माननीय मोदी जी के करिश्माई नेतृत्व में ही हो सकता है। और भारत का जो सम्मान दुनिया में बढ़ा है, आज हम सर उठा के कहते हैं कि हम भारतीय हैं। पहले कहीं बाहर जाते थे तो हम ये बताते डरते थे कि हम भारतीय हैं। क्यों? लोग ये देखते थे बेईमान है, ये लोग भ्रष्ट हैं। ये हमारी इमेज बना दी थी इन पॉलिटिकल नेताओं ने। हमारे प्रधानमंत्रियों की तलाशी ली जाती थी। आज हमारे प्रधानमंत्री जी के लिए लोग बाग मोदी मोदी के नारे लगाते हैं, भारत माता के नारे लगाते हैं। तो पूरे हिंदुस्तान का जो भी लोग आपके माध्यम से मुझे सुन रहे हैं, मेरा सबसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि भारत के लिए भारत माता नंबर 1 हो, विश्वगुरु बने हम, और देश की तरक्की हो। अंतिम व्यक्ति जो है उसके जीवन में खुशहाली आए और हर व्यक्ति मजबूत हो, उसके लिए कमल के फूल के अलावा कोई विकल्प नहीं है। थैंक यू। तो देखिए, सुन रहे थे आप लगातार सुन रहे थे नंदकिशोर गुर्जर जी को, जिन्होंने 5 साल में जो काम किए वो गिनाए, जो काम छूटे वो भी बताए, और जिनकी करने की एक इच्छा है वो भी कामों को संज्ञान में लाया है। तो मिलते रहेंगे फिर हम किसी प्रत्याशी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।